तो प्यारे की शुरुआत करते हैं। मैं अपने आप को कहता हूँ मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष। तो मैं स्ट्रगल्स के बारे में बड़ी बातें करता हूँ और आप मेरे स्ट्रगल के सिकंदर हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन उन स्ट्रगल से पार पाके जो जिंदगी जीत जाए वो स्ट्रगल का सिकंदर है। जी। अब आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरुआत जहां से शायद सिर्फ सपने ले सकता है कोई इंसान, वहां से हुई, और आज मेरे ख्याल से बहुत सारे सपने आप पूरे कर चुके हैं खुद के और बहुत सारे और लोगों के। अम, अपनी जर्नी के बारे में आप खुद शुरुआत करें। आपकी लाइफ स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग है। संतरों से आपकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वहां से शुरुआत करें सर। नहीं, देखिए क्या है कि हर व्यक्ति को लाइफ में कुछ ना कुछ करना होता है। तो ऐसा मैंने भी एक शुरुआत की। हम लोग का फैमिली एक बहुत ही, यानी हम लोग स्लम एरिया में रहते थे। और उस समय क्या होता था कि फिर घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत होती। तो मैं तो क्या है, जो स्कूल भी पढ़ता था, और जब हमारे को 2 महीने की छुट्टी लगती थी तो उस समय कुछ ना कुछ काम करता था। तो मेरे को एक काम करने की आदत सी हो गई थी। जी। और जब मैं मैट्रिक फेल हुआ, हम्म। ये बात तकरीबन 91 के आसपास की होंगी। जी। तो अ, आपको पता है कि वैसी मुस्लिम फैमिली में ज़्यादा एक एजुकेशन को, पहले ऐसा था, अभी तो हमारे यहाँ बहुत एजुकेशन को बढ़ावा दे जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत। उस समय एजुकेशन पे उतना फोकस नहीं हुआ करता था, तो इसलिए मैट्रिक के बाद मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया और सोचा कुछ करो। तो कुछ करो तो क्या करना, अभी मैट्रिक पास बच्चा क्या करेगा? हम्म। तो एक दोस्त मेरे को बताया कि एक ऐसा-ऐसा काम है, करेगा क्या करके? तो मैंने बोला, भाई क्या काम है? तो बोले, ट्रेन के अंदर संतरे बेचना, और वो रात भर में कम से कम 30-40 रुपए मिल जाते हैं। तो मैंने, यार ये तो बड़ा बढ़िया काम है। तो मैं वहाँ से मेरी शुरुआत हुई लाइफ की। तो वहाँ मैं जाता था रात भर, जो प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेनें आती है, उसमें संतरे बेचा करता था। और ये तो किस जगह की बात है प्यारे प्यारे जी? ये नागपुर रेलवे स्टेशन। अच्छा। हाँ, हाँ। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे उस वक्त के दोस्त रहे होंगे, जानकार रहे होंगे, जो शायद जिनकी जिंदगी उस ट्रेन के अंदर ही बीत गई। पूरी हाँ, जिंदगी है वो। उन्होंने शायद वही काम किया होगा या आपसे पहले करते रहे होंगे। मैं जिनके अब मैं पर जिन क्या, जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं जिनके पास काम करता था, वो आज भी वहीं है, स्टेशन पे संतरे बेचते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि तो वो इंस्पिरेशन क्या मिलती है, क्योंकि कई बार हमको लगता है शायद वो आपके लिए 40 रुपए थे, किसी के लिए वो 40,000 हो। पर हम लोग वहां संतुष्ट हो जाते हैं। हमें लगता है 40 रुपए या 40,000 अगर हमारे पास दिन का, महीने का आ रहा है तो हम खुश हैं। वहां से निकलने की इंस्पिरेशन क्या थी? क्या आप उस स्लम को छोड़ना चाहते थे? क्या परिवार के लिए कुछ बेटर करना चाहते थे? देखिए क्या, इंसान को जो आगे लेके जाती है वो उसकी सोच ही लेके जाती है। तो उस समय मेरी सोच ये नहीं थी कि मेरे को लाइफ टाइम संतरा बेचना है। उसके बाद मैंने ऑटो रिक्शा चलाया, हम्म। ड्राइवरी की। तो हम्म। कुछ ना कुछ मेरा चलता ही रहता था कि नहीं भाई, ये काम है, इससे और आगे बढ़ना है, ये काम है, इससे और आगे बढ़ना है, ये काम है, इससे और आगे बढ़ना है। तो ऐसा करते-करते, जैसा मैंने संतरा बेचा, उसके बाद ऑटो रिक्शा चलाया, मार्केट में सब्जी बेची। उसके बाद ड्राइवरी किया गति कंपनी में, टीसीआई में। हम्म। तो लगा कि नहीं यार, अभी ये कुछ और नया कर दूँ। तो मेरे को म्यूज़िक का काफ़ी शौक था। जी। तो म्यूज़िक का शौक था, तो ऑर्केस्ट्रा में मैं कीबोर्ड प्ले करता था। अरे वाह। हाँ। और ये सीखा कैसे? खुद ही सीखा? हाँ, मेरे को तो, मैं जब स्कूल में था ना, तो तभी स्कूल के फंक्शन में मैं गाता वगैरह था। अच्छा। तो एक व्यक्ति ने मेरे को बोला, भाई गाने वाले की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, वही सब कुछ रहता है। तो हम हम्म। लोग जहाँ प्रैक्टिस करते थे, तो वहाँ पे कीबोर्ड बजाने वाला आता नहीं था, और उस समय कीबोर्ड बजाने वाले की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। हम्म। अब ये बात होंगी तकरीबन 87 वगैरह की, जब मैं स्कूल में था। जी। तो फिर एक ने बोला मेरे को, तो आप मैंने स्कूल में थे, हम दुनिया में भी नहीं थे। जी। तो मैंने उस समय इंस्ट्रूमेंट सीखना चालू किया, और कैसे भी करके 5-7 साल में सीख गया। तो फिर ऑर्केस्ट्रा में बजाने लगा मैं। तो ऑर्केस्ट्रा में उस समय दुनिया तो बड़ी चकाचौंध थी, लेकिन वो घर चलाने के लिए पैसे वहाँ पे सिर्फ एक शो का 150 रुपये मिलता था। तो उस समय, लेकिन उस ऑर्केस्ट्रा से मैंने बहुत कुछ सीखा। एक हमारा मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा था,
तो उसने मुझे बिज़नेस की तरफ टर्न करने में काफ़ी मदद की। हुँ, मैं देखता था कि हमारा ऑर्केस्ट्रा में बहुत ज़्यादा सीनियर आर्टिस्ट नहीं थे। जी, हम लोग लेते थे 1 लाख 2 लाख, और जो 25-25 साल से जो हमसे बहुत अच्छा बजाते थे, बहुत अच्छा गाते थे, वो लेते थे 7,000। तो दोनों के बीच का मैंने फ़र्क निकाला कि नहीं भई क्या है? ऐसा हुँ, क्यों है? तो ये दुनिया देखा मैंने, दिखावे की, और आपको अच्छी सर्विस देना है, मेहनत भी करना है और आपको अच्छी सर्विस देना है। तो राइट, वहाँ से मेरा बिज़नेस की तरफ मन पलटा, नहीं तो पहले तो मैं नौकरी कर रहा था। हुँ। और डैडी बार-बार बोलते थे कि बेटा 2 पैसे का बिज़नेस करो लेकिन खुद का करो। तो वो एक अच्छा, दिमाग में, ये घर में था, घर से हाँ, घर ये में था। तालीम बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि जिस जिस तरह की बैकग्राउंड से हम सब आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे यहाँ पर कहा जाता है नौकरी कर लो भाई। मतलब वो तनख्वाह एक आती रहे, वो बढ़िया है, अपना काम करोगे पता नहीं चले ना चले। देखिए नौकरी करने से क्या होता है, आदमी सेल्फिश हो जाता है। ना वो खुद हुँ, को कुछ दे पाता, ना देश को कुछ दे पाता है। और आज क्या हमारे बात है। देश को नौकरी करने वालों की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे हुँ, यहाँ हमारे देश को नौकरी देने वालों की ज़रूरत मैं प्यारे जी इतना मत बोलो, मैं रिज़ाइन ना कर दूँ कहीं आपकी बातें सुन के अभी के अभी। है। रेडियो स्टेशन में एक आरजे देखिए, कम हो आपको जाए। अगर दायरे से बाहर निकलना है तो रिस्क तो बड़ा लेना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आपको देश को, खुद को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को कुछ देना है, जी। अपने देश को, अपने दोस्तों को, तो आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। बट प्यारे जी जब इतने इतने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और शुरुआत इतनी अलग बैकग्राउंड से होती है, एक ट्रेन से शुरुआत होती है कमाई करने की, और उसके बाद आप एक कुरियर कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं, ऑटो चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फिर ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करते हैं। अब किसी वक्त पर ऐसा लगता है कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ यार, ये छोड़ो ना, मतलब भी जो आ रहा है सही तो है। नहीं, नहीं, देखिए कैसा था कि मेरी एक सोच थी कि नहीं, कुछ बड़ा करना है। इसलिए मैंने किसी भी चीज़ को, मैंने जो अपने लाइफ़ में आया, उसको मैंने एक्सेप्ट किया और उसको आगे बढ़ा, उसको लेके, हम्म। उसको छोड़ा नहीं। राइट। और उसको कभी मैंने, होता है क्या है, बिज़नेस कितना भी छोटा हो, हम्म। उसको कभी ऐसा आप जो लोग सोचते हैं ना, नहीं यार ये बहुत ही छोटा है। धंधा कितना भी छोटा हो, उसको आप कितना अच्छा कर सकते हैं और वो आपको ऊपर लेके जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे जो लोग बोलते हैं कि नहीं यार हमारे पास पेरेंट्स नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं। मैं बोलता कुछ मत रहने दो, आपके पास आपका जुनून चाहिए, वो आपको ऊपर लेके जाएगा। ना हम्म। पैसा रहेगा तो भी नहीं चलेगा, एजुकेशन नहीं रहा तो भी चलेगा। हम्म। तो सब कुछ आपका जुनून आपको आगे लेके जाता है। मेरे पास तो ना एजुकेशन था, ना पैसा था, हम्म। ना फैमिली में कोई सपोर्ट करने वाला। पर एक चीज मुझे बताइए, इस पूरी जर्नी में हमेशा एक ना इमोशनल सपोर्ट रहता है जीवन में। कोई जी। एक इंसान रहता है जो आपके सपने को बैक करता है, जो आपके सपने को धक्का देता है। जब कभी डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो वो एक इंसान होता है, "बे, पागल है क्या, वही तो बहुत कुछ करना है, तेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है।" वो एक इंसान कौन था जिंदगी में? देखिए क्या है, पापा जो मेरे थे वो मेरे को एक ही चीज़ बोलते थे हम्म। कि बेटा कुछ बड़ा सोचो और कुछ भीड़ से अलग सोचो। हम्म। अगर तुमने जो सब लोग कर रहे हैं, तुमने भी वही किया है, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हम्म। 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 तो सारे लोग कर ही रहे हैं। अगर तुमको कुछ करना है तो सबसे अलग करना है। या तो उस भीड़ में भाषण देने वाले बनो, सुनने वाले मत बनो, ये डैडी कहते थे। वाह। हम्म। तो बस वही चीज़ है कि आपको अलग अगर बनना है, तो आपको भाषण देने वाले बनना है, स्पीच देने वाले बनना है, या जो आपको लोग सुने, या हम्म। आपको एक ऐसे लेवल पे जाना है कि जहाँ से आपको लोग पहचाने। तो राइट। आपको सबसे अलग करना है। तो ये जो अब इसके बाद एक अलग काम आपने शुरू किया, एक ट्रक से आपने शुरुआत की। वो ट्रक भी मेरे को 2004 में मिला, क्योंकि देखिए मेरे पास तो पैसा नहीं था। हाँ। और मैंने इसकी खोज चालू की, भई पैसा कैसा आता है? हम्म। तो पैसा, मैं कोई रिश्तेदार के पास गया तो उन्होंने बोले यार अपने घर के पेपर लाओ, ये करो, वो करो। मैंने यार मेरे पास तो घर ही नहीं, तो घर के पेपर कहाँ से लाऊँ? तो फिर सोचा, तो मैंने पता किया उस समय कि भई पैसा आता कहाँ से, जो इतने बड़े-बड़े लोग बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये तो बोले बैंक से लेके। तो फिर मैंने कुछ सोचा नहीं, बैंक चक्कर लगाना चालू कर दिया। अब जो 2001 से चालू किया, तो बैंक वाले बोलते थे, "अरे भई तुमको कैसा लोन देंगे? तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं, यूँ-त्यों।" तो फिर मैंने बोला, "भई किस बात पे आप लोन देते हैं, ये तो बताइए।" हम्म। तो बोले, "इसके लिए ये डाटा चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ये ऐसा।"
तो मैंने वो 2001 से बनाना चालू किया। अच्छा। 2001 से बनाना चालू किया तो वो 2004 तक डॉक्यूमेंट्स ही बनाते रहा, और बैंक के मेरा लोन रिजेक्ट करती रही, हाँ। किसी ने नहीं दिया। 2004 में मेरे को पहला लोन मिला 11 लाख का। तो वहां से मेरी सिंगल ट्रक की शुरुआत। और फिर ये जो 125 ट्रक का एक फ्लीट बना, वो 1 से 125 कैसे हुए? आई एम श्योर इतना आसान तो नहीं रहा होगा कि आपने एक लिया और सक्सेस 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 सक्सेस। नहीं, 125 नहीं, आज हमारे पास 450 ट्रक है। बाप रे, हमारा डेटा भी गलत है, बताओ। मैं बोल रहा हूँ एक दिन अच्छा है लेट इंटरव्यू नहीं कर रहा, कहीं कल तक करता तो 550 600 नहीं हो जाते। 450 है, और नए 50 ट्रक का हमने भी ऑर्डर दिया है। तो ये 2-3 दिन में हमारे पास 500 का प्लस का वाओ। तो ये प्यारी जी, ये मैं जानना चाहता हूँ, ये एक ट्रक को, ये जो आप हम लोग है ना, बॉलीवुड का एक वो डायलॉग है कि मैं अंडों का बिजनेस शुरू करूंगा, फिर उससे मुर्गियां होंगी, फिर मैं जो है ब्रेड भी खुद ही बनाऊंगा। ये अंदाज अपना अपना का एक डायलॉग है, पर ये तो आप साक्षात कर चुके हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ है ये? तो देखिए क्या है, मैं बता रहा हूँ, जब एक पहला ट्रक लिया ना, तो पहले ट्रक का 6 महीने में एक्सीडेंट हो गया। ओहो। यानी एक्सीडेंट भी इतना बुरा हुआ कि वो पूरा पूरा गाड़ी टोटल लॉस हुआ। अमरावती करके शहर है उसके पास में। तो मेरे जो दोस्त थे और जो रिश्तेदार थे, बोले, उन्होंने मुझसे कहा कि ये लाइन आपके लिए नहीं है, आप फाइनेंसर को फ़ोन करो, वो ट्रक उठा के लेके जाएँगा और आप कोई दूसरा काम करो। तो मैंने उस समय उस फाइनेंसर के बारे में सोचा कि जिसने मुझ पे विश्वास किया था और मेरे को विश्वास करके लोन दिया। क्योंकि कोई भी कंपनी मेरे को लोन ही नहीं देती थी। और हम्म। मैं इतना पीछे पड़ा रहा कि वो जो फाइनेंसर, जो बैंक मैनेजर था, बोले, यार मेरी नौकरी चले जाए लेकिन मैं अब तेरे को लोन दूँगा। तूने भरना है तो भरना, लेकिन तेरे को जो क्राइटेरिया देख के तेरे को तो लोन देना बनता नहीं। लेकिन मेरी जिद और जुनून को देख के मैंने इतने चक्कर लगा दिए थे बैंक के, और सालों से लगा रहा था। तो मैंने लोन लिए तक हिम्मत नहीं आ रही। आखिर को उस व्यक्ति को मेरे को लोन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज तो हमारी कंपनी को 300 करोड़ रुपए का लोन मिला हुआ है। वाह। पर ये जो 11 लाख का लोन था, जब आपकी 6 महीने में गाड़ी टोटल लॉस हुआ, तो फिर ईएमआई भी भरनी पड़ती रही होंगी, हाँ, तो मैंने वो उनको सब कैसे फिगर आउट किया आपने? तो मैंने उनको बताया कि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उन्होंने मेरे को बोला, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप गाड़ी बनाइए, रोड पे आइए, और इंस्टॉलमेंट आप आराम से, आप ईमानदार व्यक्ति हो, आप, हमको पता है क्या भरेंगे। तो मैंने वाह। वो गाड़ी को लाई, बनाई, और वापस से रोड पे आया। और वो इंस्टॉलमेंट को मैंने 1 डेढ़ महीने के अंदर 2 महीने में कंटिन्यू किया। तो उसके बाद अच्छा चलता रहा। उसके बाद फिर 2005 में 1-2 गाड़ियाँ और ली, तो धीरे-धीरे ऐसा बिज़नेस बनता गया। तो 2013 तक मैं अच्छा सक्षम हो गया। जी, कितनी कमाल की चीज है ना प्यारे जी की, कुछ हजार रुपया कुछ लाख रुपए का लोन लेने वाला हिंदुस्तानी जो होता है, वो इतना ईमानदार होता है कि वो अपना पेट काट काट के भी ईएमआई देता है। और बिल्कुल। हजारों करोड़ ले जाने वाले जो विदेश में बैठ जाते हैं, उन पर कोई सवाल ही नहीं पूछता है। और एक 11 लाख का अगर लोन अमाउंट देखा जाए तो बहुत छोटा अमाउंट है, वो लेकर भी एक आम इंसान कितना रिस्पॉन्सिबल फील करता है कि यार मेरे को पैसा चुकाना है बैंक को। देखिए, अगर आपने बैंक के साथ अगर धोखाधड़ी नहीं की, तो आप देश में एक बड़े बिज़नेसमैन बन सकते हैं। लोग हमारे गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, लेकिन वो खुद क्या गलत करते हैं, वो नहीं बताते। वाह। हम्म। खुद क्या गलत करते हैं, वो नहीं बताते। तो क्या, हमने अगर किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं किया, तो सारा सिस्टम हमारे साथ रहता है। आपको खाली ईमानदारी से काम करना है। काम करना है। अब एक एक तरफ आपने कहा कि मैट्रिक भी मेरे से पास नहीं हुई, पढ़ाई लिखाई कुछ थी नहीं, डिग्री थी नहीं, तो इसलिए बहुत छोटे काम करने शुरू किए, और 2000 छोटे काम भी नहीं कहूंगा, ऐसे काम करने शुरू किए जो कि शायद सोसाइटी की नजर में यार इतना ही पैसा कमा रहा है, यही काम कर रहा है। पर 2018 में हिंदुस्तान के सबसे जाने माने इंस्टीट्यूट्स में से एक माना जाने वाला आईआईएम अहमदाबाद आपको बुलाता है और यंग ट्रांसपोर्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड देता है, महिंद्रा ट्रक एंड बस के साथ। वहां तक की जर्नी ऐसा लगा था जब पोडियम पर खड़े थे, यार ये क्या हो गया लाइफ में, ये कहाँ पहुंच गया यार, यहाँ तो सोचा तो ही नहीं था कभी। देखिए, उस समय क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को आईआईएम अहमदाबाद से फ़ोन आया, क्योंकि मैं तो जीवन में कभी कॉलेज ही नहीं गया। हाँ। तो मेरे को फ़ोन आया, तो बोले, हम आईआईएम अहमदाबाद से बोले। तो मैं उनसे पूछा कि आईआईएम अहमदाबाद क्या होता है? हाँ। तो बोले, आपको यहाँ आना है, आप, क्योंकि मैंने, उन्होंने कैसा मेरे को बुलाया कि जब नागपुर में मैंने एक साथ 100 ट्रक का ऑर्डर दिया था। अच्छा। हाँ, एक साथ 100 ट्रक खरीदा था हमने। हाँ। तो उस समय 100 ट्रक का कीमत था कुछ 35 से 40 करोड़।
और इतनी बड़ी फ्लीट खरीदने के लिए यानी नागपुर में उतना बड़ा कोई ऑर्डर दे नहीं सकता था, तो टाटा वालों ने एक मोटर इंडिया मैगजीन करके उनको बोला कि भाई इतनी मंदी में ये बंदा 100 ट्रक खरीद रहा है, देखो जाके। तो वो बंदा पुणे से आया, उसने आईएम को बताया, तो आईएम से मेरे अच्छा। तो मैंने आईएम को मना कर दिया कि भाई मैं तो अभी मेरा बिजनेस छोड़ के आ नहीं सकता। तो वह बात अप्रैल की थी। उसके आनंद महिंद्रा जी की जो टीम है वो आई मेरे पास, बोले वो आईएम बुला रहा है, आप जा नहीं रहे। तो मैंने कहा साहब मेरा तो एजुकेशन नहीं हुआ, मैंने तो मैट्रिक अभी पास किया है। जब मेरी बेटी 9 में थी मैं तब मैट्रिक के एग्जाम दे रहा था, वो मेरे को पेट्रोल पंप लेने की जरूरत थी, तब मैट्रिक के एग्जाम दिए, मैट्रिक पास करके। वाह। क्योंकि क्राइटेरिया था कि भाई मैट्रिक पास होना चाहिए। आपको जब जब पेपर मिला तभी आपने किया, बैंक वालों ने आपको पेपर दिया तो आपने सब किया। जैसे आपको कोई बोलता है ये कंपलसरी है तब आप करते हो। फिर उसके बाद जो चीज, तो फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त है, बोले आईएम इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, बुला रहा तो आप जाइए। वहाँ पे हिंदुस्तान का हर एक बच्चा पढ़ने के लिए तरसता है। तो मतलब ठीक है चले जाते। फिर मैं आईएम अहमदाबाद गया, तो वहाँ का कैंपस देखा, तो वहाँ पे कोई हिंदी में बात ही करने वाला नहीं। मैंने वहाँ के प्रोफेसर को मैंने रिक्वेस्ट किया, साहब वाला ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे को यहाँ से जाने दो। तो बोले आपने कैसा बिजनेस किया है आप वही बता दो। तो मैं तो इंग्लिश में बता नहीं पाऊंगा और आप हिंदी में बोल नहीं पाओगे। हुआ कि भाई ये बंदा तो हिंदी बोलता है और इंग्लिश में तो ये इंटरव्यू दे नहीं पाएंगे। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने मेरे लिए थोड़ी छोटी मोटी हिंदी सीखी वहाँ के 18। अच्छा। हाँ। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन वगैरह चालू किया। तो वहाँ काफी बड़े बड़े लोग आए थे, किसी ने अच्छे अच्छे पीपीटी बना के, पूरे इंडिया से ही लोग आए थे जी, चेन्नई, बेंगलोर, उसके दिल्ली, और बड़ी बड़ी कंपनी के लोग थे। तो सभी जगह के, हिंदुस्तान के, उड़ीसा के थे, कलकत्ता के थे, चेन्नई के, बेंगलोर के, दिल्ली के, सभी जगह के, मुंबई के भी लोग, और एक दो लोग अमेरिका से भी थे उसमें, उस प्रोग्राम में। तो 3 राउंड हुए। तो उसमें टॉप उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन किए, जैसे कि बोले भाई तुम्हारा एजुकेशन नहीं, आप इंटरव्यू कैसे लेते हो। कोई है मेरे यहाँ जो है, आज हमारे यहाँ 2,500 लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अलावा भी हमारे टोल टैक्स टोल NHI के साथ टोल भी चल रहे हैं। अच्छा। काफी बहुत अलग अलग काम हो गए भी हमारे। हमारी और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान काफी काम चल रहे। तो उन्होंने बोला कि भाई आप कैसा इस बंदे को जज करते हो। तो मैंने बोला साहब मैं एजुकेशनल तो उससे पूछ नहीं सकता, लेकिन वो बंदे को जज करके मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरे काम का है क्या नहीं। वाह वाह, क्या बात है। तो वैसे, और उन्होंने तो आप रेज्यूमे नहीं परखते हो, आप इंसान को परखते हो बेसिकली। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने बोला मैं ये देखता हूँ। तो उन्होंने एक चीज और पूछा कि भाई आज इतने क्या बोलते कंपटीशन के दुनिया में तो कैसा कॉम्पीट करते। मैंने उनको ये बोला कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो दुनिया में आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं। वाह और वो मैंने अपने ऑफिस में भी लिखा ही है। वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्फिडेंस हैज नो कंपटीशन। वाह, क्या बात है। बट प्यारे जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में, और ये हम अपने परिवारों में भी देखते हैं, अपने चाचाओं में, अपने ताओं में, अपने फूफाओं में, कि जब जिंदगी में परिवार का कोई सदस्य पीछे होता है ना, तो शायद सपोर्ट करने कोई ना आए। लेकिन जब आप सक्सेसफुल होते हैं ना, तो आपके दुश्मन और दोस्त दोनों बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। इन दोनों को आप कैसे मैनेज करते हो और कैसे समझते हो कि ये इंसान मेरी सक्सेस के लिए मेरे साथ है या मेरे साथ पहले से मेरे साथ था? क्या इसको आप सेग्रीगेट करते हो? देखिए कैसा था कि जो लोग विरोध में भी थे, जैसा मेरे बस्ती के लोग जो थे, जब उन्होंने देखा कि एक ऑटो रिक्शा वाला इतना बड़ा, तो उन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट की, नहीं इसका कुछ तो भी गलत काम है। ये है वो। लेकिन मेरे को उनसे कोई ऐसा दुख या ये नहीं, क्योंकि जहाँ जिसकी सोच रहती है वो इस हिसाब से सोचता है। और मैं मेरे बिजनेस पे मैं कहाँ उनसे दुश्मनी लेते रहूं। तो आज वो सभी मेरे दोस्त है। जिसने मेरे को बुरा बोला वो भी मेरा दोस्त है, जिसने मेरे को अच्छा बोला वो भी मेरा दोस्त है। बट याद रखते हैं, आप याद रखते हैं कि यार ये इंसान उस टाइम पर ऐसा था, वो है आपका, वो तो वही खाता चलता रहता है। वो तो चलता है, लेकिन कैसा रहता है मालूम है कि आप उसने अगर आपके साथ बुरा किया तो आप उसके साथ बुरा नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आप में और उसमें क्या फर्क है। वाह वाह।
वो सब चीजें आपको भूलना है। जिसने आपके साथ बुरा किया है, तो आप बदले की भावना मत रखो, माफ करने का सोचो और आगे बढ़ो। क्या बात है। आप उसी में फंस जाओगे। वरना उस लूप से आप निकल नहीं पाओगे, और उसी लूप में फिर कोई एक आदमी बड़ा निकलेगा, फिर आप उसको, एक कहावत है कि अगर केकड़ों को पकड़ के एक डब्बे में डाल दिया जाए तो वो कभी बाहर नहीं आते, क्योंकि जैसे ही कोई बाहर निकलना शुरू करता है दूसरा उसको पकड़ के नीचे खींच लेता हाँ, है। वो ये हमारे समाज में या देश में ये एक चीज है कि कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है ना, तो उसको भी टांग पकड़ के खींचते। मैं आयम का अभी अपना डिस्कशन चल रहा था, आयम का बताता हूँ आपको मैं। जी। मैंने सोचा कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को यहाँ से जाने दीजिए। तो बोले खाली 2 दिन रुक जाइए। तुमको जैसा बताना है वैसा बताओ। तो बोले हम टॉप 20 का सिलेक्शन कर रहे हैं, तब तक रुक जाइए। तो उस हाँ, दिन टॉप 20 का JW मेरिट में उन्होंने सिलेक्शन किया, तो 19 नाम उन्होंने अलग अलग ले लिए। मतलब चलो अभी तो यहाँ से परेशानी छुट्टी। तो उन्होंने 20वां आपका आ 20वां गया। नाम मेरा ले लिया। बट बहुत सारे यंगस्टर्स होंगे आज की तारीख में, जैसा आपने कहा कि नौकरी अगर आप करते हैं तो आप सेल्फिश हो जाते हैं, आप अपने लिए काम कर रहे होते हैं। वही जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि 30-40 रुपए पर डे मिलता था, और मैंने कहा कि कईयों के लिए वो 30-40 हजार होते हैं, हाँ, पर सही वो फंसे रह जाते हैं वहां पर। से रह अ, जाते। बहुत सारे यंगस्टर्स आपको सुन रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग सुन रहे होंगे जो नौकरी पेशा है और अपना काम शुरू करना चाहते हैं। जी, अब आपकी जर्नी बहुत कमाल की जर्नी रही है। जैसा आपने कहा 2-3 दिन के अंदर जो एक ट्रक था वो 500 में तब्दील हो चुका है। पैरेलली आपने बहुत सारा बिजनेस शुरू किया है। उन लोगों को क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो छोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, जो अपना काम शुरू करना चाहता देखिए क्या है, आपके पास जिद जुनून। मैंने IIM अहमदाबाद से 3 चीजें सीखी है। उन्होंने मेरे को सिखाया है कि डर के आगे जीत कभी नहीं, डर के आगे हमेशा दर्द है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। है? वाह, क्या बात है। और तीसरा है कि जो काम करने का मन ना करे, लोग बोलते हो कभी ना करो, तो मेरा मानना है कि वो काम पहले करो। क्योंकि उस समय क्या था, मेरा एक टारगेट था ऑटो चलाते समय कि रोज के मेरे को 200 चाहिए। तो कई बार मेरा ऑटो चलाने के लिए मन नहीं करता था, और ये क्वेश्चन मेरे लाइफ से भी जुड़े हैं। तो मैं रात के 2 बजे तक ऑटो चलाता था, लेकिन वो 200 रुपये में घर लेके जाता था। तो IIM से जब मैं विनर होके आया, जैसे मैं बता रहा था कि उन्होंने 20 में डाला, 20 के बाद टॉप 6 निकाला, तो टॉप 6 में भी मैं था। और टॉप 6 में से 4th को निकाला, और 4 में भी मैं था, और वो 4 का विनर भी मैं। वाह। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई है कि जिससे मैंने, पहले जब मैं IIM गया था तो मेरा टर्नओवर था करीबन तकरीबन 150 करोड़ रुपए के आसपास। आज हम लोग कर रहे हैं 600 करोड़ रुपए, और हमारा टारगेट है 2023-24 में हम 1000 करोड़ के ऊपर ये कंपनी को लेके जाएंगे। तो मेरा जो उनको मैसेज देने का ये है कि आपके पास पैसा नहीं रहा, एजुकेशन नहीं रहे, अच्छे माँ बाप नहीं रहे, अच्छे रिश्तेदार नहीं रहे, चलेगा। आपके पास आपका जिद, आपकी जुनून, ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या एकदम भगवान पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, 10 बार मंदिर जाएंगे, भाई ऐसा करा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो आप अच्छी लाइफ के लिए थैंक यू बोलो भगवान को, और जो भी करना है वो आपको करना है। भगवान आपके साथ है, अगर आपकी नीयत साफ है तो मालिक आपके साथ है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस इंटरव्यू से मैं अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। आपकी कहानी ऐसी है जो मेरे बहुत सारे दोस्तों तक अब पहुंचने वाली है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।